ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती है और वो औरत उसे कहती है कि आज तुम्हें अपनी मॉम को लेकर एक ब्लाइंड डेट पर जाना है और याद रहे ये ब्लाइंड डेट में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर वह बच्ची गुस्से में कहती है कि मैं अपनी मॉम के लिए एक नए पापा को लेकर आऊँगी। इसके बाद वो छोटी सी बच्ची अपनी मॉम के पास भाग कर जाती है, जहाँ फिर हमें इस ड्रामे की मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नाम जेंगशिंग होता है, जिसकी मेंटल कंडीशन उतनी ठीक नहीं होती। जहाँ पर फिर वो बच्ची आती है और अपनी मॉम को एक कैंडी देते हुए कहती है कि आज उन आंटी ने एक लड़के को पसंद किया है जो कि रेस्टोरेंट में 9 नंबर वाली सीट में बैठा होगा। जहाँ पर वे अपनी मॉम से कहती है कि आज वे जब उस लड़के से ब्लाइंड डेट में मिले तो वे बहुत गुस्से में बात करे। जहाँ पर फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस आदमी से एकदम गुस्से में बात करूँगी। इसके बाद फिर वो रोड क्रॉस करने लगती है, जहाँ पर फिर वो बच्ची अपने बारे में हमें बताती है कि मैं सू फैमिली की सबसे क्यूट बच्ची हूँ और मेरा नाम लिटिल लेमन है। और वे बच्ची बताती है कि आज से करीब 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी मॉम की यह हालत हो गई थी। फिर सीन चेंज होता है और हमें इस ड्रामे का मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम मिस्टर गू होता है और वह किसी से कॉल में बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वह कैसे भी करके उस लड़की का पता लगाए जिस लड़की ने आज से करीब 5 साल पहले उसकी जान बचाई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू एक जंगल में अकेले होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और मिस्टर गू को घेर लेते हैं कि तभी वहाँ से जिंगसिंग गुजर रही होती है, जहाँ पर वह ये सारा नज़ारा देख लेती है और फिर वह गुंडे कहते हैं कि सबसे पहले इस लड़की को पकड़ो। जहाँ पर फिर जिंगसिंग भी उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और एक एक करके उन सभी को हरा देती है और वहाँ से मिस्टर गू को लेकर जाती है और वह उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है पर वो नहीं उठ रहा होता कि तभी उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे एक ऐसी दवाई दी थी जिससे वो किसी को भी होश में ला सकती है। इसके बाद वो मिस्टर गू को दवाई खिलाने की कोशिश करती है पर मिस्टर गू होश में ही नहीं होता है, जिसके कारण वो दवाई नहीं खा पाता। जिसके बाद फिर वो उस दवाई को पहले खुद खाती है और अपने मुंह के द्वारा मिस्टर गू को खिला देती है, जिसके बाद मिस्टर गू को भी होश आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर गू अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं है और फिर वे उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उन दोनों के बीच नाइट स्पेंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लेमन अपनी मॉम को लेकर उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है और 9 नंबर सीट को खोजने लगती है और वहीं हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि कॉल में किसी से बात कर रहे होते हैं और टेबल के नंबर को घुमा रहे होते हैं, जहाँ पर उसे कोई कॉल पर बता रहा होता है कि आज उस ओल्ड लेडी ने दोबारा से फांसी लगाने की कोशिश करी और वह इस महीने 5वीं बार है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं कि क्या तुमने उसे अस्पताल भेज दिया, जहाँ पर वो कहता है हाँ, पर अगर तुमने जल्दी से शादी नहीं करी तो एक दिन वो सच में फांसी लगाकर मर जाएगी। फिर हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि 9 नंबर को ढूंढ रही होती है और वह मिस्टर गू के टेबल को देखती है जहाँ पर उसे 9 नंबर मिल जाता है और वह मिस्टर गू को देखकर सोचती है कि ये कितने हैंडसम हैं कि तभी उसकी मॉम वहाँ जाकर मिस्टर गू से गुस्से में बात करने लगती है। जहाँ पर वह बच्ची अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें बताती है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, आप उनसे प्यार से बात करो। जहाँ पर उसकी मॉम मान जाती है और मिस्टर गू से बहुत ही प्यार से बात करने लगती है और इस सब को देखकर मिस्टर गू काफ़ी हैरान होता है। जहाँ पर फिर हम देखते हैं कि फिर वो छोटी सी बच्ची मिस्टर गू को अपनी मॉम के बारे में बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और साथ ही साथ काफ़ी प्यारी भी है और पूछती है कि आप अपने बारे में बताओ। यहाँ पर मिस्टर गू के मोबाइल में किसी का कॉल आ जाता है और वह कॉल पे लोन के बारे में बात करने लगता है और ये सारी बात वह छोटी बच्ची भी सुनने लगती है और वह सोचती है शायद ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से हैं और इन्हें अपना गुजारा करने के लिए लोन लेना पड़ रहा होगा। जहाँ पर फिर मिस्टर गू अपने बारे में बताते हैं और वह मिस्टर गू ग्रुप का चेयरमैन है। जहाँ पर फिर वो बच्ची उनसे बात करने की बात उससे कहती है इसमें कोई शक नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो और मेरी मॉम के साथ ब्लाइंड डेट जाने के लिए भी रेडी हो। ब्लाइंड डेट का नाम सुनते ही मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर फिर वो उन दोनों को बताते हैं कि आप लोग गलत व्यक्ति के साथ बैठ गए हैं, मैं वो नहीं हूँ। जहाँ पर वो बच्ची कहती है कि हमें टेबल नंबर 9 में जाना था और ये टेबल नंबर 9 है। जहाँ पर फिर वो बच्ची कहती है कि क्या आप मेरी मॉम को पसंद नहीं करते हो और वह कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ मेरी मॉम दिमाग से थोड़ी कमज़ोर है पर वह बहुत ही खूबसूरत और दिल की बहुत ही साफ़ है। जहाँ पर फिर वो बच्ची उनके पास जाती है और कहती है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन बुक लाया है, क्यों ना हम आज ही सिविल अफेयर ब्यूरो चलते हैं। जहाँ पर वो बच्ची की इन सभी बातों
बातों को सुनकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही प्यारी बच्ची है जो अपनी मॉम के लिए इतना सब कुछ करना चाहती है, पर वह गलती से गलत टेबल में आ गई है। ये टेबल 9 नहीं बल्कि 6 है और टेबल 9 उसके साइड में है। और जब वो दोनों साइड में देखते हैं तो उन्हें साइड में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखता है, जिसे देखकर उन्हें वो पसंद नहीं आता और वह बच्ची उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से जा रही होती है और गलती से वो उससे टकरा जाती है। जहाँ पर फिर वो लड़की जिंगजिंग को देखकर कहने लगती है, अरे तुम तो शू फैमिली की वही पागल लड़की हो ना। फिर यहाँ पर वो उसके बारे में उल्टा पुल्टा कहने लगती है। फिर जहाँ पर जिंगजिंग कहती है, आंटी हमसे तो कोई गलती नहीं हुई जो आप हमें डांट रही हैं। जहाँ पर आंटी शब्द सुनते ही उस लड़की को और भी गुस्सा आने लगता है और वे गुस्से में फर्श में कॉफ़ी गिरा देती है और जिंगजिंग को घुटनों के बल उसे चाटने के लिए कहती है। ये सब सुनकर लिटिल लेमन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरी मम्मी कोई जानवर नहीं है। जहाँ पर फिर वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उन दोनों को उल्टा पुल्टा कहने लगता है और तभी वहाँ पर वो आदमी उन दोनों के ऊपर हाथ उठा रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ पर फिर वह मिस्टर गू से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे रोकने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। जहाँ पर फिर मिस्टर गू बड़े ही प्यार से कहते हैं कि तुम आराम से इनसे माफ़ी मांग लो। जहाँ पर फिर वो आदमी कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं गू ग्रुप का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं इस पागल लड़की से माफ़ी मांगूंगा। और फिर मिस्टर गू के बारे में भी वो उल्टा पुल्टा कहने लगता है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं कि अगर तुम गू ग्रुप में काम करते हो तो जल्द ही अब मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूंगा। जहाँ पर फिर वो हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे वहाँ से निकालोगे, तुम्हें पता है मेरे चाचा वहाँ पर एक सीनियर पोस्ट में है और उनकी बहुत ही अच्छी जान पहचान है, मुझे वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। फिर सीन चेंज होता है और अब हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम मिस्टर जू होता है और वो रेस्टोरेंट में जब जाता है तो वो आदमी मिस्टर जू से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, पर मिस्टर जू उसे इग्नोर मारकर मिस्टर गू के पास चले जाते हैं और उन्हें सर झुकाकर हेलो बोलते हैं। तब जाकर उस आदमी को पता चलता है कि वह मिस्टर गू है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनके सामने झुक जाते हैं। फिर मिस्टर जू के पैर पकड़ते हैं और उनसे कहता है कि क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, आप इन्हें देखो तो ये इस पागल लड़की के साथ डेट में है, क्या ये सच में मिस्टर गू है। जहाँ पर मिस्टर जू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे लात मारता है और उसे कहते हैं कि क्या फिर मुझे तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ेगी कि कौन क्या है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू मिस्टर जू से कहते हैं, तुम्हें अब पता है कि क्या करना है। जहाँ पर फिर मिस्टर जू हाँ कहते हैं। जहाँ पर फिर वे दोनों लड़का लड़की मिस्टर जू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा। उसके बाद मिस्टर गू उस बच्ची को गोद में उठा लेते हैं और रेस्टोरेंट से बाहर चले जाते हैं। जहाँ पर वे बच्ची कहती है कि क्या आप मेरे पिता बनना चाहोगे, मेरी मम्मी बहुत ही खूबसूरत, एरोगेंट और बहुत ही प्यारी है और मुझे घर और किचन दोनों का काम आता है। जहाँ पर मिस्टर गू उसे समझाते हैं और उस बच्ची से कहते हैं, मैं पहले से ही किसी लड़की को पसंद करता हूँ। यहाँ पर फिर जिंगजिंग अपने बैग से एक चॉकलेट निकालती है और मिस्टर गू को दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और कैंडी को देखकर मिस्टर गू को अपना पास्ट याद आता है कि आज से करीब 5 साल पहले उस लड़की ने भी उसके हाथ में वैसी ही कैंडी दी थी और वो सोचता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं। जहाँ पर वो मिस्टर जू को कहता है कि उस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करे और पता लगाए कि ये कौन है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गू की हालत खराब होने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें अस्पताल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिटिल लेमन और उसकी मॉम और उसके फादर को देखते हैं। जहाँ पर डॉक्टर उसके दादा को बता रहे होते हैं कि अभी तक उनकी बेटी के इलाज में कोई भी सुधार नहीं आया है। ये सब सुन के उसके डैड बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि उसके ऊपर रुपए लगाना मतलब रुपए की बर्बादी है। उसके बाद फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी लिटिल लेमन कहती है, दादाजी आप चिंता मत करो, मम्मी एक ना एक दिन ज़रूर ठीक हो जाएंगी। पर उसके दादाजी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर फिर लिटिल लेमन अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खाने पीने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर से कहता है, अब तो बड़ों ने भी हार मान ली है, अब तुम्हें भी हार मान लेना चाहिए। जहाँ पर लिटिल लेमन कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मेरी मॉम के इलाज में 1 साल लगे या 10 साल। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है जिसे सभी ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे होते हैं कि तभी एक डॉक्टर मिस्टर जू को कहते हैं कि अभी मिस्टर चैन एक इंटरनेशनल मैजिकल सम्मेलन में गए हैं। जहाँ पर फिर मिस्टर जू अपने कुछ साथियों से कहने लगते हैं कि वह कैसे भी करके उन्हें यहाँ पर लेकर आए। फिर सीन चेंज होता है और हम जिंगजिंग को देखते हैं और वहीं पर सारे डॉक्टर मिस्टर गू को देख रहे होते हैं। जहाँ पर एक नर्स कहती है, मिस्टर गू की हार्ट बीट बहुत स्लो हो रही है।
जहाँ पर फिर मिस्टर जू उन सबको जल्दी से जल्दी मिस्टर गू का इलाज करने को कहता है, जहाँ पर वे 2 डॉक्टर उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर जैन की तरह कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आपको सच में इनका इलाज करवाना है तो आप प्लीज़ कैसे भी करके उनके पेरेंट्स का साइन ले आइए और आप जल्दी से जल्दी कीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर मिस्टर जू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि अगर मिस्टर गू को कुछ भी हुआ तो वो उन सभी को दफना देंगे। फिर तभी यहाँ पर मिस्टर जू का एक साथी बोलता है, क्यों ना हम उस बुढ़िया को बुला लें। पर मिस्टर जू उसके ऊपर और भी गुस्सा होने लगता है कि तभी दरवाज़ा खुलता है और हम यहाँ पे जिंग जिंग को देखते हैं, जो अपने हाथ में एक सुई लेकर आई होती है और वो मिस्टर गू के पास जाती है और उन्हें वो सुई चुभाने ही वाली होती है कि तभी मिस्टर जू उन्हें रोक लेते हैं। और तभी वहाँ पे वे दोनों डॉक्टर खड़े हो जाते हैं और जिंग जिंग से कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है, क्या तुम्हारे पास डॉक्टर की डिग्री है। पर वहाँ पर वो किसी की बात नहीं सुनती और मिस्टर जू के हाथ को छुड़ाकर मिस्टर गू के सिर में उस सुई को चुभा देती है और फिर वह साथ ही उसके छाती में हाथ रखती है और थोड़ा प्रेस करती है, जिसके बाद अचानक से गू उठ जाता है और उसे खून की उल्टी होने लगती है। और फिर यहाँ पर जू उसे पीछे करता है और उसे संभालने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जैन आ जाते हैं, वह सभी को साइड हटने के लिए कहते हैं और मिस्टर गू को देखकर वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और पूछने लगते हैं कि इन्हें ये खून की उल्टी कैसे हुई। जहाँ पर दोनों डॉक्टर बताते हैं इस लड़की के कारण जिसने मिस्टर गू को एक्यूपंक्चर दिया था, जहाँ पर शुरू में डॉक्टर उस लड़की के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं, पर जब मिस्टर गू को चेक करते हैं तो वो काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि उनकी नस एकदम ठीक चल रही थी और वो उस लड़की की तारीफ करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है। जहाँ पर वे कहती है मेरा मास्टर कोई नहीं है और वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर मिस्टर जू कहते हैं ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी और वो उस लड़की के पीछे जाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर लिटिल लेमन को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को खोज रही होती है और सभी से अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन किसी को भी उसकी मॉम के बारे में पता नहीं होता। तभी वो चिल्लाने लगती है कि मॉम आप कहाँ पर हो। तभी उसके सामने उसकी मॉम आ जाती है, जिसे देखकर लिटिल लेमन उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी उसकी मॉम उससे माफ़ी मांगती है। उतने में वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जहाँ उसकी मॉम बताती है मिस्टर गू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसके साथ थी। जहाँ पर फिर लिटिल लेमन मिस्टर गू के होंठ में खून लगा हुआ देखती है, जहाँ पर फिर वो उससे पूछती है आपके चेहरे पर ये खून कैसे लगा। जहाँ पर फिर उसकी मॉम मिस्टर गू के होंठों को साफ करने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर जू आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं मिस्टर गू को किसी भी लड़की का छूना पसंद नहीं है। जहाँ पर मिस्टर गू भी काफ़ी हैरान होता है कि भला इन्हें इस लड़की का छूना बुरा क्यों नहीं लग रहा। इसके बाद वे दोनों माँ बेटी वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी मिस्टर गू उन्हें रोक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको ये कैंडी कहाँ से मिली, क्योंकि मैंने इसे हर जगह ढूंढा पर ये मुझे कहीं नहीं मिली। जहाँ पर वे छोटी बच्ची कहती है क्या आपको भी ये कैंडी पसंद है। जहाँ पर वो बताती है ये कैंडी हमें पहाड़ों में रहने वाले एक अंकल ने दिया था। वो बस इतना बोलकर वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वही रेस्टोरेंट वाली लड़की अपनी कार को फुल स्पीड में चलाकर उन दोनों के सामने लेकर आ रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि जिंग जिंग गायब होकर अचानक से उस कार के सामने आ जाती है और उस गाड़ी को अपनी मैजिक पावर से रोक देती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो रेस्टोरेंट वाली लड़की भी अपनी कार को फुल स्पीड में चलाकर उसे ठोकने की कोशिश करती है, पर वह इसमें नाकामयाब होती है, पावर का इस्तेमाल करती है और इसका पता उसके मास्टर को भी चल जाता है। जहाँ पर फिर वो अपने बाकी स्टूडेंट से कहते हैं वे जल्दी हाईचेक सिटी के लिए निकले क्योंकि वहाँ पर चिंग चिंग खतरे में है। फिर सीन चेंज होता है और चिंग चिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिकल पावर की मदद से उस गाड़ी को तोड़ देती है और उस लड़की को आसमान में गायब कर देती है। फिर लिटिल लेमन अपनी मॉम के पास जाती है और सभी को बताने लगती है देखा मेरी मॉम गुस्से में और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। इसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू मिस्टर जू से कहने लगते हैं वे जल्द से जल्द शू फैमिली में सगाई का सामान भेजे। जिसकी बात सुनकर मिस्टर जू बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर मिस्टर गू के सिर को छूने लगते हैं और कहते हैं कि आपको कोई बुखार तो नहीं है, आप ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो, आपको पता है ना कि ये लड़की आपके लायक नहीं है। फिर सीन चेंज होता है और हम शू फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर लेमन के दादाजी लेमन से कहते हैं कि हमने तुम्हारी मॉम के लिए एक ब्लैंकेट रखा था, तुम वहाँ पर अपनी मॉम को लेकर क्यों नहीं गई। जहाँ पर फिर वो अपने दादाजी के पास आती है और उन्हें बताती है कि वो आदमी तो आपसे भी उम्र में काफ़ी बड़ा था। और जब वो लोग उसकी फ़ोटो देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वाकई में ये आदमी काफ़ी बड़ा था। जहाँ फिर वो याओ याओ से कहने लगते हैं
कि भला तुमने मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का क्यों चुना। जहाँ पर वो कहने लगती है कि इस पागल से कौन ही शादी करेगा, इसके लिए तो कोई बूढ़ा या अंधा आदमी ही होगा जो इसे पसंद करेगा। इन सब की बहस चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर मिस्टर गू के द्वारा सगाई का भेजा हुआ सामान आ जाता है। जहाँ पर एक आदमी कहता है कि ये सारा सामान गू फैमिली की तरफ से आया है और वे आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। कि तभी वहाँ पर उसके पिता पूछते हैं कि हमारी तो 2 बेटी है, पर वे किससे शादी करना चाहते हैं। जहाँ पर लिटिल लेमन कहती है कि वह तो मेरी मॉम से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि आज वे दोनों डेट पर गए थे। जहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि हाँ, मैं और मिस्टर गू डेट पर गए थे और मैंने उनकी जान भी बचाई थी और उन्होंने मेरी कैंडी भी ली थी। तभी यहाँ पर याओ याओ कहती है कि भला तुम पागल से कौन ही शादी करना पसंद करेगा। जहाँ पर फिर याओ याओ की मॉम कहती है कि हाँ, मिस्टर गू जरूर मेरी बेटी की सुंदरता में फिदा हो गए होंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम याओ याओ को शादी के लिए तैयार होते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर लिटिल लेमन और उसकी मॉम आ जाती है। याओ याओ उनसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी उसकी मॉम उसे पंच मारकर बेहोश कर देती है और लिटिल लेमन कहती है जल्दी से इनके कपड़े उतारो और तैयार हो जाओ, शादी की कार आती होगी। फिर हम देखते हैं कि लिटिल लेमन की मॉम शादी की ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। लिटिल लेमन अपनी मॉम को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम का चेहरा भी ढक देती है। तभी वहाँ पर उसकी दादी आती है जो कहती है कि शादी की कार आती होगी और वो लिटिल लेमन को देखकर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर लिटिल लेमन कहती है कि मैं तो बस दुल्हन का फेस देखने के लिए आई थी। तभी वह कहती है कि इसके फेस को ढका क्यों है। इस पर लिटिल लेमन कहती है सबसे पहले इनका फेस मिस्टर गू ही देखेंगे। फिर वह कहती है ये भी सही है। फिर लिटिल लेमन उसे वहाँ से भगा देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर गू अपनी शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ याओ की मॉम एक लड़की से बात कर रही होती है, जहाँ पर वे दोनों मिलकर लिटिल लेमन की मॉम और उसके दादा दादी के बारे में उल्टा पुल्टा कह रहे होते हैं। जहाँ पर लिटिल लेमन कहती है कि मेरे दादा सबसे बेस्ट हैं और बहुत ही अच्छे हैं। जहाँ पर याओ याओ की मॉम कहती है कि वैसे तुम्हारी पागल मॉम कहाँ है। फिर लिटिल लेमन कहती है वो वॉशरूम में गई है, वो थोड़ी ही देर में आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर मिस्टर गू भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लड़की कह रही होती है ये कितने ज़्यादा खूबसूरत है, काश मेरी शादी मिस्टर गू से होती। जहाँ पर फिर मिस्टर गू स्टेज पर चले जाते हैं, जहाँ पर हम जिंग जिंग को देखते हैं क्योंकि वो बहुत ही अजीब तरीके से हिल रही थी, जिसे देखकर याओ याओ की मॉम सोचती है कहीं ये जिंग जिंग तो नहीं। जहाँ पर थोड़ी देर बाद उन दोनों की शादी शुरू हो जाती है। तभी बीच में याओ याओ भी आ जाती है और कहती है मंच पर नकली लड़की है, असली तो मैं हूँ। जहाँ पर फिर याओ याओ के पिता पूछते हैं कि मंच पर फिर कौन है। जहाँ पर फिर जिंग जिंग अपना चेहरा दिखाती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सब कहते हैं ये तो वही पागल लड़की है ना। फिर यहाँ पर मिस्टर गू को वो बताती है कि जिंग जिंग ने उसके कपड़े चुरा ली और उसे बेहोश करके वहाँ से भाग गई और उसकी जगह ले ली। यहाँ पर मिस्टर गू को ये सारी बातें समझ आ जाती है और वो मिस्टर जू की तरफ देखते हैं तो मिस्टर जू अपना चेहरा छुपाने लगते हैं और अपने आप से कहता है कि ऐसा तो शहर में होना एक आम बात है। और फिर याओ याओ जिंग जिंग के बारे में और भी उल्टा पुल्टा कह रही होती है और मिस्टर गू को कहती है कि वे जल्दी से जल्दी जिंग जिंग को मेंटल हॉस्पिटल भेज दें। और इस बात से परेशान होकर मिस्टर गू भी अपने साथियों को बुला लेता है कि तभी वहाँ पर लेमन आ जाती है और कहती है कि इसमें मेरी मॉम की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उन्हें ये सब करने को कहा था और अगर किसी को मेंटल हॉस्पिटल भेजना है तो मुझे भेज दो। जहाँ पर फिर लेमन कहती है कि मैंने मिस्टर गू को एक अच्छा आदमी समझा था पर वह भी बहुत बुरे हैं। तभी यहाँ पर याओ याओ लेमन के ऊपर हाथ उठाने जाती है, तभी मिस्टर गू उसे रोक लेते हैं और अपने साथियों को उसे पकड़ने के लिए कहते हैं और वह सभी को बताते हैं कि वे शुरू से ही जिंग जिंग से शादी करना चाहते थे। और इसके बाद मिस्टर गू के सारे साथी याओ याओ को वहाँ से ले जाते हैं और इसके बाद उन दोनों की शादी आराम से हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लेमन और उसकी मॉम को मिस्टर गू के घर में देखते हैं, जहाँ पर वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं और इन दोनों को देखकर वहाँ की मेड कहती है शायद उस ओल्ड लेडी ने मिस्टर गू को काफ़ी परेशान कर दिया था कि मिस्टर गू ने किसी पागल लड़की से शादी कर ली। फिर वहाँ पर लेमन अपनी मॉम से कहती है कि मिस्टर गू अब आपके पति हैं। ये सुनकर वो कहती है क्या हम इसे खा सकते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और वह कहते हैं कि इसे खा तो नहीं सकते पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद वो मिस्टर गू जिंग जिंग को गोद में उठा लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। कि तभी वहाँ लेमन कहती है कि अंकल
आप मेरी मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हो। जहाँ पर फिर मिस्टर गू लेमन से कहते हैं कि अब मेरी शादी तुम्हारी मॉम से हुई है तो इस हिसाब से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। ये कहकर वो जिंग जिंग को अपने साथ नहाने के लिए बाथरूम में ले जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर गू से नहाने के लिए कहते हैं और तब वो नहाने के लिए पानी चालू करती है तो गलती से मिस्टर गू को ही गीला कर देती है। जहाँ पर मिस्टर गू से नहाने के लिए अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर वो मिस्टर जू से मिलते हैं, जहाँ पर मिस्टर जू उन्हें जिंग जिंग के बारे में बताते हैं कि जब वो छोटी थी तब शू फैमिली से खो गई थी और वह आज से करीब 5 साल पहले ही शू फैमिली से मिली है। और इस समय अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई और जब वो शू फैमिली को मिली थी तब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और इससे ज़्यादा हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। जहाँ पर फिर मिस्टर जू मजाक मजाक में मिस्टर गू से कहने लगते हैं क्यों ना एक बार आप लेमन और अपना टेस्ट करवा ले, क्या पता वह आपकी ही बेटी हो। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं तुम इस चीज़ की भी जांच पड़ताल करते रहो। फिर इसके बाद मिस्टर गू वापस अपने रूम में आते हैं जहाँ पर उन्हें बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है और जब वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर जिंग जिंग टॉवल में होती है। देखकर मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और अपना चेहरा मोड़ लेते हैं। यहाँ पर जिंग जिंग बताती है कि उसके हाथ से ये बॉटल गिर गई थी। उसके बाद वहाँ से मिस्टर गू जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जिंग जिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और वह कहती है कि तुम भी मेरे साथ नहाओ ना। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक लड़का हूँ और तुम लड़की हो। जहाँ पर फिर जिंग जिंग कहती है कि लेमन और मैं दोनों तो साथ में नहाते थे और फिर मिस्टर गू का हाथ पकड़कर उन्हें खींच लेती है। जहाँ पर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं और उसे समझाते हैं और उसके बाद मिस्टर गू उसे बाहर लेकर जाते हैं और उसके बालों को सुखा रहे होते हैं। जहाँ पर जिंग जिंग को नींद आ रही होती है। जहाँ पर उसे नींद में देखकर मिस्टर गू अपने मन में सोचते हैं ये जब शांत रहती है तो कितनी ज़्यादा सुंदर दिखती है और तभी गलती से जिंग जिंग से किस हो जाता है। जहाँ पर जिंग जिंग मिस्टर गू से कहती है शायद आपको नींद आ रही है, चलो हम सो जाते हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं जिसके कारण जिंग जिंग मिस्टर गू की ऐसी हालत देखती है तो जिंग जिंग कहती है कि आपका गाल इतना लाल क्यों हो रहा है और आपको इतनी गर्मी क्यों लग रही है, चलो मैं आपके कपड़े खोल देती हूँ। ये सब हरकत देखकर वह उससे कहता है कि तुम्हें ये सब किसने सिखाया। इसके बाद उसे एहसास होता है कि उसका दिमाग तो भी 5 साल के बच्चे जितना है। फिर तभी वो अपनी मेड को बुलाता है और उसे कहता है कि आज तुम इसे अपने साथ सुला लो। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग जिंग अभी अभी उठकर आई होती है। तभी वहाँ पर मिस्टर जू की छोटी बहन आ जाती है और वो गुस्से में जिंग जिंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से शादी करने की। तभी वहाँ पर मेड आती है और उसे शांत होने के लिए कहती है। जहाँ पर वो मेड को धक्का दे देती है और कहती है कि बाहर फेमस लड़कियाँ मेरे भाई से शादी करने के लिए पागल है और उन्होंने इस पागल से शादी किया है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जैसे ही जब जिंग जिंग उसकी ओर देखती है तो उसके गले में लॉकेट देखकर वो कहती है ये तो हमारा फैमिली लॉकेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया, ज़रूर तुमने इसे चुराया होगा। फिर वह जिंग जिंग उसके पीछे पड़ जाती है। जहाँ जिंग जिंग उससे बचती है और कहती है ये मैंने नहीं चुराया है, ये लॉकेट मेरा है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू की बहन कहती है कि ये लॉकेट का एक हिस्सा मेरे भाई ने पहले ही किसी को दिया था और एक हिस्सा मेरे भाई के पास है और वो हिस्सा तुमने चुरा लिया है। फिर यहाँ पर वो मेड को याद आता है कि उसने सुबह सुबह जिंग जिंग को अपने पास ही इस लॉकेट को निकाल कर पहनते हुए देखा है। जहाँ पर उस मेड को लगता है कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिन्हें मिस्टर गू 5 साल से खोज रहे हैं। फिर यहाँ पर हम मिस्टर गू की बहन को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने दोस्तों से कहती है उसके ऊपर पानी उठाकर फेंकने को। तब यहाँ पर लिटिल लेमन आ जाती है और कहती है कि मॉम जल्दी वहाँ से हटो। जहाँ पर फिर जिंग जिंग वहाँ से हट जाती है और वहाँ पर उस लड़की के ऊपर पानी गिर जाता है। जहाँ पर फिर जिंग जिंग एक कपड़े को लेकर उसे साफ करने लगती है और वहीं पर वो मेड मिस्टर गू को कॉल कर ये सारी बातें बता देती है। जहाँ पर मिस्टर जू फिर वापस से आने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब जिंग जिंग तौलिए से उसके शरीर को साफ कर रही होती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो एक गंदा तौलिया है। उसके बाद मिस्टर गू की बहन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वे उसके पीछे पड़ जाती है कि तभी यहाँ पर लिटिल लेमन आ जाती है और मिस्टर गू की बहन को समझाती है कि आप तो बहुत ही समझदार हो, पर भला आप मेरी मॉम से क्यों लड़ रही हो, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। जहाँ पर वो लड़की लिटिल लेमन की ये सारी बातें सुनकर उसे कहने लगती है तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, अगर तुम उसकी बेटी नहीं होती तो मैं तुम्हें ज़रूर पसंद करती। और वह कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम मेरे भाई से डिवोर्स ले लेगी तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मॉम का इलाज एकदम अच्छे से
डॉक्टर से करवाऊंगी और तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जहाँ पर जिंग जिंग कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हारा डॉक्टर तुम्हारे सर का पानी क्यों नहीं निकाल रहा। ये बात सुनकर यहाँ पर मिस्टर गू की बहन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने पालतू कुत्ते को बुलाती है और जिंग जिंग के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, पर उनमें से कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करता। जिसके बाद मिस्टर गू की बहन अपने सभी लोगों को जिंग जिंग के ऊपर हमला करने के लिए कहती है, जहाँ पर जिंग जिंग एक एक करके सभी को अच्छे से सबक सिखाती है और उन्हें मारती है, जिसके कारण यहाँ मिस्टर गू की बहन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ बैठ जाती है। और जब जिंग जिंग उसके पास जाती है तो वो डरने लगती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं, जिसके बाद उसकी बहन उठकर अपने भाई के पास जाती है और वहाँ गलत शिकायत करने लगती है कि भाई देखो ना, इसने आपका लॉकेट चुरा लिया है। जहाँ पर फिर लिटिल लेमन कहती है नहीं, ये लॉकेट मेरी मॉम का है और इस लॉकेट के बारे में मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि आज से करीब 5 साल पहले जब मेरी मॉम उन्हें मिली थी तो ये लॉकेट उनके पास ही था और मेरे दादाजी ने कहा था कि ये लॉकेट मेरे बायोलॉजिकल फादर का होगा। सारी बातें सुनकर मिस्टर गू को कंफर्म हो जाता है कि ये वही लड़की है। इसके बाद मिस्टर गू उसके पास आ जाते हैं और उसे गले लगाकर कहते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया, और फिर वे अपनी बहन के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। हमें मिस्टर गू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं कि तभी वह लेमन को स्कूल से लाने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उसके फ़ोन में किसी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी ने उन दोनों को स्कूल से उठवा लिया है। इसके बाद हमें दादी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम मिस्टर गू की बहन को अपनी दादी से शिकायत लगाते हुए देखते हैं, जो बोलती है कि आपको हर हाल में मेरा साइड लेना है। जहाँ पर उसकी दादी कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारा ही साइड लूँगी। फिर हम लेमन और उसकी मॉम को आते हुए देखते हैं। फिर लेमन भागते हुए उस दादी के पास आती है और उसे मस्का लगाने लगती है और उन्हें कहती है कि आप तो एकदम भगवान की तरह बहुत ही दयालु हो और आप तो कितनी प्यारी भी लग रही हो। और उन्हें कहती है कि क्या आपको पता है कि मुझे कुकीज़ बनाना आता है। जहाँ पर उसकी दादी कहती है क्या सच में, तुम तो इतने कम उम्र की हो फिर तुम्हें कुकीज़ बनाना आता है। जहाँ पर फिर लेमन कहती है हाँ, मुझे मेरी मॉम ने कुकीज़ बनाना सिखाया था और पोलाइट रहना भी सिखाया है और बड़ों का सम्मान करना भी। मेरी माँ बहुत ही होशियार है और आपको पता है कि मेरी मॉम एक्सीडेंट से पहले तो और भी ज़्यादा समझदार थी, पर मेरी दादी को बचाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। और यहाँ पर लेमन उनसे और भी बहुत सारी बातें करती है और उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस करने लगती है। जहाँ पर मिस्टर गू की बहन ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा होने लगती है और अपनी दादी के पास आती है और कहती है कि ये दोनों माँ बेटी बहुत बेकार हैं, इनकी माँ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा। जहाँ पर लेमन कहती है ऐसा नहीं है, सबसे पहले आंटी ने अपने कुत्तों को मेरी माँ के ऊपर छोड़ने की कोशिश करी और अपने लोगों से पिटवाने की भी। जहाँ पर फिर वह दादी लेमन को समझाती है कि मिस्टर गू के दिल में पहले से ही कोई और है और अगर वे दोनों इस रिलेशन में रहेंगे तो इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं होगा। जिसके बाद उसकी दादी इशारे से डिवोर्स पेपर मांगती है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू की बहन खड़ी होती है और उस डिवोर्स पेपर में स्टैम्प लगाने को कहती है, पर यहाँ पर जिंग जिंग उस पेपर की जगह उसके चेहरे पर ही स्टैम्प लगा देती है। जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और जिंग जिंग का पीछा करने लगती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर दादी की हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पर मिस्टर गू की बहन ये सब का जिम्मेदार जिंग जिंग को और लेमन को ठहरा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू की बहन को देखते हैं जो कि लेमन और जिंग जिंग की शिकायत लगा रही होती है और उससे कह रही होती है कि अभी दादी की जो हालत है वो इन्हीं दोनों के कारण हुई है। जहाँ पर जब उसकी दादी को होश आता है फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ओल्ड लेडी को सांस से रिलेटेड एक बीमारी है और अगर उस समय जिंग जिंग ने कोई इलाज नहीं किया होता तो अभी सिचुएशन कुछ और होती। इसके बाद फिर मिस्टर गू खड़ा होता है और अपनी बीवी जिंग जिंग की तारीफ़ करता है और कहता है कि मुझे पता है तुम कुछ भी बिना वजह से नहीं करती हो। और फिर वह अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा डांटता है और फिर वह सभी को बताता है कि जिंग जिंग और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी और वह उसे लॉकेट दिखाता है। इसके बाद वह कहता है कि इतना ही नहीं बल्कि लेमन और कोई नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटी है और वह उसकी रिपोर्ट दिखाता है। जब उसकी दादी वह रिपोर्ट देखने जा रही होती है तभी वो अचानक से रुक जाती है और कहती है मुझे उस पर विश्वास नहीं है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू की बहन उस रिपोर्ट को पढ़ने जा रही होती है, जहाँ पर दादी उसे रोकती है और कहती है
इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसे बहुत ही ज़्यादा डांटती है और वहाँ से भगा देती है। और फिर वो जिंगजिंग को अपने पास बैठा लेती है और कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम वही लड़की हो तो मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं करती। वहीं पर मिस्टर गू लेमन से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, जहाँ पर वो रोने लगती है और कहती है, कोई बात नहीं, अब हम सब एक फैमिली की तरह रहेंगे। कि तभी एक मेड दादी के लिए काढ़ा बनाकर लाती है। कि तभी जिंगजिंग उस काढ़े को देखकर कहती है, इस काढ़े में मीट डला हुआ है जो नींद के लिए बहुत ख़राब है, अब इसकी जगह जैस्मिन डालिए जो कि सही रहेगा। जिस पर डॉक्टर भी उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू को जिंगजिंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर जू जिंगजिंग का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दवाई के कारण अब मेरी दादी ठीक हो रही है। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है, इसमें शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो एक फैमिली है ना। फिर वहाँ पर मिस्टर गू जिंगजिंग से पूछता है, शू फैमिली तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती थी। जहाँ पर फिर जिंगजिंग कहती है, आपके कहने का मतलब मेरी कज़न मेरे साथ कैसे रहती थी। जहाँ पर वो बताती है कि मेरी कज़न मुझे बार बार परेशान किया करती थी पर हमेशा वही फंस जाती थी। फिर सीन चेंज होता है और हम लेमन को उसकी दादी के साथ देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसकी दादी से कहता है कि जिंगजिंग के नुस्खे का इस्तेमाल करके तो आपको बड़ी अच्छी नींद आई होगी। जहाँ पर उसकी दादी कहती है हाँ। जहाँ पर लेमन कहती है, मेरी माँ के पास ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू और जिंगजिंग आ जाती है, जहाँ पर फिर दादी उससे पूछती है, तुम्हें कैसी नींद आई। जहाँ पर फिर जिंगजिंग बताती है, यहाँ पर बहुत ही मुलायम और बड़ा बेड है पर मेरे साथ कोई भी नहीं सोता, ना ही मिस्टर गू और ना ही लेमन, और मेरे को अकेला ही सोना पड़ता है। ये सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है कि अगर तुम्हें अकेले ही सोना था तो तुमने शादी क्यों करी, और अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मेरे को मेरे पोते का मुंह कैसे देखने को मिलेगा। और ये सुनकर मिस्टर गू बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लगता है और कहने लगता है कि कम से कम लेमन के सामने तो ऐसी बातें मत करो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लेमन को एक मेड के साथ देखते हैं, जहाँ पर लेमन एक बॉक्स को ओपन करती है क्योंकि उसने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था। उसमें बड़े ही अजीब अजीब से कपड़े होते हैं। उस कपड़े को देखकर वो मेड कहती है, ये क्या है। जहाँ पर वो बताती है कि ये कपड़े लाई हूँ ताकि उसकी मम्मी और पापा एक साथ आ सके और उसे एक प्यारा सा भाई या बहन मिल सके। जहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर मेड भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा के साथ रूम की ओर जा रही होती है और उन्हें दूध देती है और कहती है कि मम्मी सोने से पहले ये दूध पीती है। और उसके बाद वो दरवाज़ा खोलकर मिस्टर गू को धक्का मार के दरवाजे को बंद कर देती है और वहाँ पर मिस्टर गू जिंगजिंग को दूध पीने के लिए कहता है। जहाँ पर फिर जिंगजिंग खड़ी होती है और अपने कपड़े खोलने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर गू उसे रोकता है और उसे पूछता है, ये तुम्हें किसने करने को कहा, क्या लेमन ने कहा। जहाँ पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, उसे ये करने के लिए किसी ने भी नहीं कहा, मुझे एक बच्चा चाहिए इसलिए मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद वो मिस्टर गू को बेड के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि अब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जहाँ पर फिर मिस्टर गू से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में बच्चा चाहिए, और उसके बाद वो जिंगजिंग को बेड के ऊपर गिरा देता है और तभी अचानक से गू के नाक से खून निकलने लगता है, जिसके कारण वो खड़ा होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि बिजली की आवाज़ के कारण जिंगजिंग को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जिसके कारण वो डरने लगती है और जैसे तैसे करके मिस्टर गू के पास आती है, जहाँ पर मिस्टर गू उसे शांत करता है। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर मिस्टर गू अपनी मेड के पास जाते हैं और उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि जिंगजिंग का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आज तुम उसे शॉपिंग करने के लिए ले जाना। के बाद हम उन्हें एक पेंटिंग की दुकान में देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें एक पेंटिंग दिखा रहा होता है और बताता है कि ये पेंटिंग 8 मिलियन की है पर मैं आपको ये 88,000 में दे दूंगा। जहाँ पर फिर मेड उसकी इस बकवास को सुनकर इरिटेट होने लगती है। जहाँ पर फिर जिंगजिंग लेमन से कहती है, जल्द ही मिस्टर गू की दादी का जन्मदिन आने वाला है, क्यों ना हम इस पेंटिंग को खरीद ले। जहाँ पर फिर मेड कहती है कि हमें बड़े लोगों को महंगे और बड़े गिफ्ट देने चाहिए। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है कि मेरे पास तो इतना बजट नहीं है। जहाँ पर मेड बताती है कि मिस्टर गू ने उन्हें ये कार्ड दिया है जिससे वो जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकती है। जहाँ पर फिर जिंगजिंग कहती है कि किसी को भी अगर गिफ्ट देना हो तो वो अपने रुपए से देना चाहिए। फिर सीन चेंज होता है और हमें गू ग्रुप को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही होती है कि तभी मिस्टर गू के फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वह मुस्कुराने लगता है और उसे मुस्कुराता हुआ देखकर आसपास के लोग उसकी शादी को लेकर बातें बनाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम लेमन और उसकी मॉम को एक मेड के साथ शॉपिंग मॉल में देखते हैं, जहाँ पर लेमन और जिंगजिंग मेड का ध्यान भटकाकर वहाँ से भाग जाते हैं और वह एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं कि तभी पीछे से एक आदमी आता है और जिंगजिंग के कंधे पर हाथ रखता
है और इसके कारण जिंग जिंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है, जहाँ पर वह आदमी कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, मुझे यहाँ पर गुरुजी ने तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। जहाँ पर फिर लेमन पूछती है क्या मॉम आप इसे जानते हो, जहाँ पर माँ शब्द सुनते ही वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने शादी कर ली और तुम्हारी ये बच्ची हो गई, तुमने मुझे अभी तक बताया भी नहीं। जहाँ पर फिर लेमन कहती है कि मुझे अपने पापा के लिए शॉपिंग करनी है और उसके बाद वे वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी कज़न भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है और जब वो जिंग जिंग और लेमन को देखती है तो उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। जहाँ पर फिर लेमन कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के साथ अपने पापा के लिए शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और अब मेरी मम्मी मिसेस गू है और मेरे पापा ने ये कार्ड दिया है जिससे हम जितना चाहे उतना शॉपिंग कर सकते हैं। कि तभी यहाँ पर वही आदमी आ जाता है जिसका रियल नेम मिस्टर बीन होता है और वह उन्हें आपस में बात करते हुए सोचता है शायद ये जिंग जिंग के रिश्तेदार होगी, इसीलिए वो उनके पास आता है और याओ याओ से कहता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी बात करने से मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ। जहाँ पर याओ याओ की मॉम उससे पूछती है तुम कौन हो, जहाँ पर फिर याओ याओ बताती है कि डिंगसिंग टेक्नोलॉजी में CEO है। जहाँ पर फिर याओ याओ कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। यहाँ पर फिर मिस्टर बीन उससे पूछता है कि ये तुम्हारी रिश्तेदार है। जहाँ पर फिर याओ याओ बताती है कि ये मेरी कज़न है जो कि 5 साल पहले ही मिली है और उस समय से इसका दिमाग खराब है और उसने हाल ही में मिस्टर गू से शादी की है। इसके बाद जाकर मिस्टर बीन को समझ आता है कि जिंग जिंग की मेडिकल कंडीशन अब ठीक नहीं है। वो याओ याओ से कहता है कि तुम पर ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना ये वाला कपड़ा ट्राई करो। जहाँ पर फिर वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा है। जहाँ पर फिर मिस्टर बीन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम एक बार ट्राई तो करो। उसके बाद याओ याओ उस कपड़े को ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। जहाँ पर बाहर मिस्टर बीन जिंग जिंग से कहता है कि तुमने उस मिस्टर गू से शादी कर ली, वह एक जंगली भेड़िया है। उसके बीच ऐसी बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है और मिस्टर बीन से कहती है कि बताओ ये कपड़ा मुझ पर कैसा लग रहा है। जहाँ पर मिस्टर बीन कहता है कि कपड़ा तो बहुत अच्छा है पर तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे पहनने से इसका क्लास भी डाउन हो गया है। जहाँ पर फिर वो कहती है कि आपने ही तो मुझे ये पहनने के लिए कहा था। जहाँ पर फिर मिस्टर बीन कहते हैं कि अगर तुम्हें पसंद आया तो तुम इसे खरीद लेना। जहाँ पर याओ याओ उसे कहती है कि मेरे पास इसे खरीदने का रुपए नहीं है। जहाँ पर फिर मिस्टर बीन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास पैसे हवा में आते हैं। जहाँ पर याओ याओ जिंग जिंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है पक्का इसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया होगा, आप इसके ऊपर विश्वास मत करो, ये लड़की मुझसे जलती है। फिर यहाँ पर मिस्टर बीन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद याओ याओ कपड़े वापस करने जा रही होती है। जहाँ पर फिर वहाँ की एक एम्प्लॉय कहती है कि अगर आप इस कपड़े को एक बार ट्राई करती हो तो आपको इसके भी रुपए देने होंगे। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और पूछती है चलो ठीक है बताओ इसका कितना रुपए देना होगा। तो वो बताती है 1 मिलियन। जिसको सुनकर उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो उस कपड़े को उतार कर उसे दे देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। याओ याओ जिंग जिंग और बीन की फ़ोटो खींच लेती है और उन फ़ोटो को मिस्टर गू को सेंड कर देती है। जब मिस्टर गू इस फ़ोटो को देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ऑफिस से शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाता है। जहाँ पर हम मिस्टर बीन को जिंग जिंग से बात करते हुए देखते हैं, जो कि जिंग जिंग से कह रहा होता है कि मिस्टर गू उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो उसके साथ चले, वह उसकी शादी बहुत ही सुंदर लड़के से करवाएगा। जहाँ पर फिर जिंग जिंग कहती है कि मुझे सुंदर लड़के बहुत ही पसंद है। जहाँ पर मिस्टर बीन कहता है कि आप मुझे ही देख लीजिए मैं कितना सुंदर हूँ। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और लेमन अपने पापा के गोद में चढ़ जाती है। फिर मिस्टर बीन से मिलने के लिए वो आते हैं और वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ दबाने लगते हैं और अजीब तरीके से बात कर रहे होते हैं। ये सब नज़ारा वहाँ के सभी लोग देख रहे होते हैं और लास्ट में मिस्टर बीन जिंग जिंग को उसकी ओर धक्का देकर वहाँ से चले जाते हैं और कॉल में किसी से कहते हैं कि अब तुम कब तक आओगे, अब तो जिंग जिंग ने भी शादी कर ली है। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू को जिंग जिंग के साथ देखते हैं। जहाँ पर जिंग जिंग मिस्टर गू के गले में टाई पहना रही होती है, जहाँ पर उसे टाई पहनानी नहीं आ रही होती और उसके बाद मिस्टर गू खुद टाई पहनते हैं और फिर जिंग जिंग एक कोट लेकर आती है और वो कोट को मिस्टर गू को पहनने के लिए कहती है। जहाँ पर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है पर बाद में वो उस कोट को पहनने के लिए मान जाते हैं। पर वह कहते हैं कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आगे से तुम किसी भी अजनबी लोगों से नहीं मिलोगी। फिर सीन चेंज होता है और जहाँ पर हम मिस्टर गू को अपने ऑफिस में उसी
कपड़ों को पहनकर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि आज मिस्टर गू काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हैं। और जब वो लिफ्ट में चढ़ते हैं तो मिस्टर गू भी सभी की तारीफ करते हैं। बगल में खड़ी एक लड़की कहती है कि मुझे तो मिस्टर गू पहले वाले कपड़े में ज़्यादा बढ़िया लगते थे, जहाँ पर मिस्टर गू को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है जहाँ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो जिंग का चेकअप कर रहे होते हैं और साइड में जाकर वो मिस्टर गू को बताते हैं कि पहले की रिपोर्ट और अभी की रिपोर्ट से पता चला है कि जिंग के ब्रेन में जमा हुआ खून अब हट चुका है, पर मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा कि इनकी याददाश्त वापस क्यों नहीं आ रही और उनके बीच ऐसी ही बातें हो रही होती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर बीन जिंग से मिलने के लिए उसके घर पर आया होता है और उसके हाथों के नस को चेक करके पता करने की कोशिश करता है कि वो ठीक है या नहीं, जहाँ पर वो कहता है कि मास्टर ने मुझे अभी इंतज़ार करने के लिए कहा है जब तक कि उसके बाकी भाई नहीं आ जाते। और तभी मिस्टर बीन की नज़र बगल में रखे हुए एक गिफ्ट पर पड़ती है और जब वह उस गिफ्ट को देखता है तो उन्हें पता चलता है कि वो तो नकली पेंटिंग है। जिसके बाद वो किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुमसे एक असली पेंटिंग चाहिए। और फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग हर बार कपड़े चेंज कर रही होती है और मिस्टर गू को दिखाती है, जहाँ पर मिस्टर गू को कोई भी कपड़े पसंद नहीं आ रहे थे। और फिर बाद में जाकर वो एक ऐसी ड्रेस पहनती है जिसे देखकर मिस्टर गू तो हैरान ही हो जाते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर गू की बहन एक लड़की के साथ होती है जिसका नाम किया होता है, जहाँ पर मिस्टर गू की बहन उसे कहती है कि अब फाइनली तुम वापस आ गई, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे भाई की शादी हो गई है, जहाँ पर फिर मिस्टर गू की बहन कहती है तुम चिंता मत करो, मेरा भाई उस लड़की से इसलिए शादी किया है क्योंकि उस लड़की ने मेरे भाई की जान बचाई है, वरना मेरे भाई के दिल में उस लड़की के लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। फिर हम यहाँ पर मिस्टर गू की गाड़ी को आते हुए देखते हैं और वो उस गाड़ी से उतरते हैं और वहाँ पर जिंग को उतरने में हेल्प करते हैं। यहाँ पर जिंग को उस कपड़े को पहनकर चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। फिर हमें पार्टी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ और उसकी मॉम बात कर रही होती है कि वाकई में गू फैमिली का ये पार्टी बहुत ही शानदार है और यहाँ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हैं। अगर तुमने इनमें से किसी को मेरा दामाद बना दिया तो जिंदगी भर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर बीन आ जाते हैं और वो उन्हें गिफ्ट देते हैं और बर्थडे विश करते हैं, जहाँ पर उसकी दादी मिस्टर बीन से कहती है कि आज तक मुझे याद है मिस्टर गू और मिस्टर डू फैमिली का रिलेशन उतना ठीक नहीं रहा है, जहाँ पर मिस्टर बीन कहते हैं अगर ठीक नहीं रहा है तो क्या हुआ, फ्यूचर में ज़रूर ठीक हो जाएगा। कि तभी यहाँ पर मिस्टर गू अपनी वाइफ के साथ आ रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर बीन जिंग को देखकर उसके पास गले लगने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर गू से रोक देते हैं, जहाँ पर जिंग कहती है कि तुम कल रात मेरे रूम में आए थे ना, जहाँ पर मिस्टर बीन इस चीज़ से मना करता है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू की बहन सभी से कहती है कि आज मेरी दादी का 80 बर्थडे है और इसीलिए इस बर्थडे को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए मैं इस दुनिया की सबसे बेस्ट म्यूजिशियन को बुलाई हूँ, जो कि है किया, जिन्होंने हाल में ही इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। जिसके बाद सभी लोग किया की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि सारे लोग तो 7 स्वर बजाते हैं लेकिन किया पूरे 12 स्वर बजाती है। इसके बाद वे वहाँ पर पियानो बजाने लगती है। कि तभी वहाँ से जिंग अचानक से गायब हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं। जहाँ पर याओ कहती है कि कुछ साल पहले एक बार वह गायब हुई थी तो प्रेग्नेंट होकर वापस आई और इस बार तो यहाँ इतने सारे सेलिब्रिटी हैं, वह इस बार फिर से किसी को अपने जाल में फंसा रही होगी। जहाँ पर मिस्टर गूस के ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और अपने मेड से कहते हैं कि वे आराम से किसी को परेशान किए बिना जिंग का पता करें। और तभी वहाँ पर किया म्यूज़िक कंप्लीट करती है और सभी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि जिंग उस टेबल में आकर बैठ जाती है और वह भी पियानो बजाने के लिए तैयार होती है और जिंग किया से कहती है तुमने गलत बजाया है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी हूँ, तुम मुझे सिखाओगी। जहाँ पर फिर मिस्टर गू जिंग से पूछते हैं क्या तुम्हें इसे बजाना आता है, जहाँ पर वो हाँ में जवाब देती है और जब जिंग उसे बजाती है तो वो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं और सभी उसकी तारीफ करते हैं। तो ये देखकर यांग को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उल्टा पुल्टा कहने लगती है। उसके बाद वो दादी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं आपके लिए बहुत ही महंगा गिफ्ट लेकर आई हूँ और उन्हें गिफ्ट दिखाती है और कहती है क्या जिंग ने आपके लिए कोई गिफ्ट लाया है, जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहता है हाँ मैं और जिंग गिफ्ट लेकर आए हैं। फिर वहाँ पर मिस्टर जू सभी को गिफ्ट दिखाता है, जहाँ पर किया कहती है ये तो मिस्टर गू का गिफ्ट है,
पर जिंगजिंग का गिफ्ट कहाँ पर है, जिस पर लेमन कहती है कि हमने भी गिफ्ट लिया है। उसके बाद मेड को बुलाती है और वह गिफ्ट सबको दिखाती है और जब सब गिफ्ट देखते हैं तो उसे देखकर सभी काफ़ी हैरान होते हैं और सभी कहते हैं ये तो करोड़ा का गिफ्ट है। जहाँ पर फिर मिस्टर गू की बहन कहती है कि भले ही ये गिफ्ट जिंगजिंग ने लाया हो पर इसको खरीदने का पूरा पैसा मेरे भाई का लगा है। जहाँ पर फिर लेमन कहती है कि ऐसा नहीं है, ये गिफ्ट मैं और मेरी मॉम ने मिलकर दुकान से ख़रीदा है और वह अपनी मेड से पूछवाती है और उन्हें अपने फ़ोन में पेमेंट भी दिखाती है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। ये करोड़ों की पेंटिंग खाली 88,000 युआन में मिल गई और तभी उसकी बहन उस पेंटिंग को फाड़ देती है कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं कि यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि ये पेंटिंग असली है या नकली, या महंगी है या सस्ती, यहाँ पर देने वाले का इरादा मैटर करता है। तभी हम वहाँ से मिस्टर बीन को देखते हैं जो परेशान हो रहा होता है, कॉल लगाकर पूछने लगता है कि वे कब तक पहुँचेंगे, जो बोलते हैं कि हम बस 5 मिनट में पहुँच रहे हैं। फिर हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जिंगजिंग की बुराई कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर मिस्टर बीन कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि ये पेंटिंग नकली है। जहाँ पर मिस्टर गू की बहन कहती है तो आपको क्या लगता है 88,000 में ये कोई ओरिजिनल पेंटिंग आ जाएगा। यहाँ पर फिर याओ याओ कहती है तुम्हारा क्या कहना है कि तुमने ये पेंटिंग जिंगजिंग के लिए खरीदा है। जहाँ पर फिर वो कहती है तुम्हें जिंगजिंग से क्या मतलब, कि तभी वो 3 लड़के आ जाते हैं जो कहते हैं मतलब है क्योंकि वो हमारी छोटी बहन है। उन तीनों को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और बातें करते हैं। तो इस जगह के सबसे अमीर आदमी है जिनके पास ट्रिलियन की प्रॉपर्टी है और मैंने सुना है कि अगर इनके हाथ से कोई घड़ी गिर जाती है तो ये दोबारा उस घड़ी को उठाकर नहीं पहनते क्योंकि इतने में ये ऐसी 10 घड़ी खरीद सकते हैं। फिर जिंगजिंग के पास वो आते हैं और उसे कहते हैं कि वह कैसी है, वह ठीक तो है ना। जहाँ पर सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि उन मास्टर के पास 4 लड़कों के अलावा एक लड़की भी स्टूडेंट के रूप में है। तभी उन तीनों से याओ याओ कहने लगती है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, ये तो हमारी शू फैमिली की एक बेटी है जो बचपन में खो गई थी और 5 साल पहले ही मिली है। जहाँ पर वे तीनों कहते हैं कि आज से करीब 5 साल पहले ही हमसे ये अलग हुई थी और हमें अपनी बहन का चेहरा अच्छे से याद है। फिर वो उसे एक गोली खाने के लिए देता है जिसे मिस्टर गू भी जिंगजिंग को खाने के लिए कह देता है और जैसे ही वो खाती है तो सब उससे दूर हो जाते हैं। तभी अचानक से उससे एक रोशनी निकलती है और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने भाइयों को देखकर कहती है कि मेरे कारण आपको इतनी परेशानी हुई, मुझे माफ़ कर देना। तभी वहाँ पर मिस्टर गू भी सोचता है मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ त्यांगशिंग जूशी की लास्ट स्टूडेंट है। तभी वहाँ पर लिटिल लेमन आती है जो कहती है माँ आप पूरी तरीके से ठीक हो गई। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है हाँ बेटी मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई, अब एक एक कर सबसे हिसाब करेंगे। तभी वहाँ पर उसकी कज़न आती है और उससे बड़े प्यार से बात करती है। जहाँ पर जिंगजिंग उससे कहती है तुम वही हो ना जिसे मुझे शू फैमिली से अलग करने के लिए कहा था और तुम वही हो ना जिसने मुझे पागल खाने भेजने के लिए भी सुझाव दिया था। तभी यहाँ पर किया के आती है और कहती है ये तुम्हारी कज़न है, तुम इसके साथ कुछ भी कर सकती हो पर मुझे नहीं। जिंगजिंग कहती है तुम वही हो ना म्यूज़िकल चैम्पियन, तुम्हें पता है जो तुम चैंपियन बनकर आई हो उसका फाउंडर कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जिसको सुनकर वो हंसने लगती है और कहती है तुम अभी 20 साल की हो और तुम्हारा कहना है कि तुम उसकी फाउंडर हो। जिसकी बात सुनकर जिंगजिंग कॉल करती है और कहती है कि आपने जिसे चैंपियन चुना है वह चैंपियन के लायक ही नहीं है। जिसके कुछ समय बाद किया के पास किसी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप गलत तरीके से जीती थी और इसीलिए हम वो अवार्ड सबसे वापस ले रहे हैं, जब तक आप उसे संभाल कर रखना। जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं गिर जाती है और उसकी बहन और उसकी आंटी वहाँ से चुपके से जा रही होती है। तभी जिंगजिंग उसे रोक लेती है और उसे कहती है तुम कहाँ जा रही हो। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ मेरी गलती है इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। जहाँ पर जिंगजिंग कहती है वो तो ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो पर जाने से पहले इस पेंटिंग का रुपये तो दे दो। जहाँ पर वो घमंड में कहती है तो ठीक है मैं इसका 88,000 तुम्हें दे दूँगी, ऐसे भी वह नकली पेंटिंग थी। तभी वहाँ पर मिस्टर बीन कहते हैं किसने कहा ये नकली पेंटिंग थी, मेरे भाई ने पहले ही पेंटिंग को बदल दिया था असली पेंटिंग के साथ। ये सुनकर वो और भी ज़्यादा डरने लगती है और कहती है कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं।
जहाँ पर उसकी आंटी उससे कहती है कि तुम्हारे पास तो 4 भाई और तुम्हारा एक पति भी है, फिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर रही हो। जहाँ पर वो कहती है मुझे बस मेरे पेंटिंग के रुपए चाहिए, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जहाँ पर वो कहती है मम्मी कुछ भी करो, अगर ये बात फादर तक चली गई तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। इसके बाद मिस्टर गू एक डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं और उसमें याओ याओ को साइन करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अगर 1 महीने के अंदर उसने ये रुपए नहीं दिए तो उसके पूरे शेयर्स जिंग जिंग के नाम हो जाएंगे। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वे सारे बाहर खड़े होते हैं, जहाँ पर मिस्टर गू की दादी बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इतने बड़े परिवार से आती हो और तुम्हारे पास इतने प्यारे प्यारे इतने बड़े भाई हैं। कि तभी मिस्टर गू की बहन कहती है आप वाकई में बहुत अच्छी हो, क्या आप मुझे पियानो बजाना सिखाओगी। तभी वहाँ पर उसके भाई आते हैं जो कहते हैं याद रहे इसको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर हमारी बहन को कोई भी दिक्कत आई तो हम आप में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। जहाँ पर वे अपने भाई से कहती है कि आप चिंता मत करो, अब मैं ठीक हो चुकी हूँ। और वह कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसके सर में दर्द होता है और हम देखते हैं कि उसकी मेंटल कंडीशन फिर से खराब हो गई है। मिस्टर गू से पूछता है कि आपने तो कहा था इसको खाने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर यहाँ ये कैसे हुआ। इसका पता लगाने के लिए वे चारों भाई अपने मास्टर के पास चले जाते हैं और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम उन लोगों को घर के बाहर कार में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ पर सभी मिस्टर गू को बाहर आने के लिए कहते हैं, पर मिस्टर गू कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर और सोने दिया जाए। कि तभी थोड़ी देर बाद जिंग जिंग की नींद खुलती है और वो कहती है मुझे घर के अंदर बेड पर सोना है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर गू उसे गोद में उठा लेते हैं और बेड के ऊपर सुला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर उसके जाने के तुरंत बाद ही वो उठती है और अपने भाई को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मुझे मिस्टर गू के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही पता था कि मैं कौन हूँ और उन्होंने इसीलिए मुझसे शादी करी और मेरी बेटी की कस्टडी भी मेरे हाथ से ले ली। और वे अपने भाइयों से इस बारे में पता लगाने के लिए कहती है। फिर हमें अगले दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सभी नाश्ता कर रहे होते हैं, पर यहाँ पर जिंग जिंग नाश्ता नहीं करती और वो मिस्टर गू के ऊपर खाना गिरा देती है, जहाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो उसे तलाक दे दे। पर यहाँ पर मिस्टर गू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता और वो अपने हाथ से जिंग जिंग को खाना खिलाने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम जिंग जिंग को उसकी बेटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी से पूछती है कि अगर मैंने तुम्हारे पापा से डिवोर्स लिया तो तुम किसके साथ रहना पसंद करोगी। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे आपको वो दवाई नहीं खिलानी चाहिए थी, जब से आपने वो दवाई खाई है आपका दिमाग और भी खराब हो गया है। और कहती है कि भला आप पापा से डिवोर्स क्यों लोगी, तो वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। यहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि अगर वो इतनी ही अच्छी इंसान है तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं खोजा। जहाँ पर फिर लिटिल लेमन कहती है कि आपको डर है कि डैडी आपको छोड़ देंगे, पर आप चिंता मत करो, मैं अपने परिवार को एक साथ हमेशा रखूंगी। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कि तभी जिंग जिंग को किसी का कॉल आता है, जहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि अभी मैं बात करने वाले इलाके में नहीं हूँ, क्यों ना हम क्लब में मिले। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो ये सब चुपके सुन रहा होता है और वो कॉल करके मिस्टर गू को सारी बात बताता है। जहाँ पर मिस्टर गू से कहता है कि तुम आराम से उसे फॉलो करो और किसी को भी उसे चोट पहुँचाने मत देना। फिर हम मिस्टर गू को देखते हैं जो अपने आप से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो और तुम असली में पागल हो या नाटक कर रही हो, पर तुम जैसी भी हो सिर्फ मेरी हो। फिर सीन चेंज होता है और हम जिंग जिंग और मिस्टर बीन को एक साथ एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर बीन जिंग जिंग से पूछता है क्या तुमने अभी तक अपने तीनों भाइयों को बताया कि तुम पागल होने का नाटक कर रही हो। जहाँ पर वो कहती है मुझे लगा कि तुम बता दोगे। ये सुनकर बीन कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा तो कि तुम पागल होने का नाटक कर रही हो तो उनके दिल को कितना चोट पहुँचेगा। और फिर बात ही बात में मिस्टर बीन उसे एक ग्रुप का फाइल देता है और कहता है कि तुम पिछले 5 साल से यहाँ नहीं गई हो और मैं और तुम्हारे बाकी के भाई बार बार यहाँ पर जाते हैं और तुम्हें पता है अभी के समय में एक्स ग्रुप का मार्केट वैल्यू 10 गुना बढ़ चुका है। जहाँ पर फिर मिस्टर बीन कहते हैं कि अभी सू फैमिली भी इसका पता लगाने में लगी हुई है, एक्स ग्रुप का CEO कौन है। कि तभी वहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि मैंने कैसे भी करके आंटी को तो जाल में फंसा लिया है और उसके ऊपर बहुत भारी कर्जा चढ़ा दिया है, तो वह भी कहीं ना कहीं इस कर्ज से निकलने के लिए कोई बलि का बकरा जरूर खोज रही होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिंग जिंग को क्लब में जाते हुए देखते हैं। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू की सिस्टर आ जाती है और वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है।
जहाँ उसके और भी साथी थे, जहाँ पर वो जिंग जिंग को देखकर उसका मजाक बनाते हैं कि तभी मिस्टर गू की बहन कहती है कि ये मेरी भाभी है और वे बहुत ही समझदार है, पर अभी उनकी मेंटल कंडीशन थोड़ी ख़राब है, पर उनका भाई इनकी इलाज करवा रहा है और वो बहुत ही जल्द ठीक भी हो जाएंगी। कि तभी यहाँ पर किया कहती है क्यों ना हम एक गेम खेलें, जहाँ पर एक लड़का कहता है हाँ हमें गेम खेलना है। इस गेम में जो व्यक्ति हारेगा वह अपने कपड़े यहीं खोल कर चला जाएगा। वहाँ पर मिस्टर गू की बहन कहती है कि मेरी भाभी ये गेम नहीं खेलेगी। यहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि मैं इस गेम को खेलूंगी। इसके बाद वो आदमी हर एक कप में शराब डाल देता है और कहता है कि मैं इस गेम को स्टार्ट करूंगा ताकि बाद में तुम्हें ये कहने का मौका ना मिले कि किसी सीनियर ने तुम्हें मौका नहीं दिया। जहाँ पर फिर शिया कहती है कि इस रंग बिरंगे शराब के बिना मज़ा नहीं आता और उसके बाद वो उसमें और भी ज़्यादा अल्कोहल मिलाने लगती है और उन दोनों के बीच कंपटीशन चालू हो जाता है। तभी मिस्टर गू की सिस्टर मिस्टर गू को कॉल लगाने रही होती है। तभी वहाँ पर किया आती है और उसे रोक देती है और इस गेम का मज़ा लेने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि इस खेल में जिंग जिंग जीत जाती है, पर वह आदमी अपनी हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर जिंग जिंग उसे एक थप्पड़ मारती है और वहीं पर गिरा देती है। तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और जिंग जिंग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ पर किया पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। तभी वहाँ पर मिस्टर गू की बहन कहती है कि ये अब हारने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहा। जहाँ पर फिर वह आदमी डर जाता है और अपने कपड़े खोलने लगता है, जहाँ पर मिस्टर गू इसे कपड़े खोलने से मना करता है और कहता है कि तुम सभी को अपना गेम रूल बदलना चाहिए। इसके बाद वो उस आदमी को एक चक्के से बांध देता है और चाकू से उसके ऊपर हमला करता है। फिर यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर गू जिंग जिंग के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर किया आ जाती है और मिस्टर गू से कहने लगती है कि वह प्रोजेक्ट उसके परिवार का 3 साल का सपना है, वे उसके साथ ऐसा ना करे। फिर मिस्टर गू उसकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जिंग जिंग को बहुत ही ज़्यादा नशे में देखते हैं, जहाँ पर वो सही से चल भी नहीं पा रही थी, जहाँ पर मिस्टर गू से संभालते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर गू उसे अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आते हैं और अपनी मेड से गर्म पानी करने के लिए कहते हैं और जिंग जिंग को उसके रूम में ले जाते हैं और उसे बेड में सुला देते हैं, जहाँ पर गलती से उनकी किस हो जाती है। तभी जिंग जिंग उसके ऊपर लेट जाती है और उसके ऊपर चढ़कर कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है और कहती है कि हाँ तुम्हारा चेहरा उसी लोमड़ी की तरह लग रहा है जिसने 5 साल पहले मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़ दिया था। कि तभी मिस्टर गू से पकड़ते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम्हें वो याद है। इसके बाद हमें अगले शुबे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेमन और मिस्टर गू डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और वहाँ पर जिंग जिंग आ जाती है जिसे अभी भी दर्द हो रहा होता है। जहाँ पर वो आती है तो मिस्टर गू से कहते हैं कि तुम्हारे चारों भाइयों ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, अगर उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें बाहर अल्कोहल पीने के लिए दिया है तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। उन दोनों के बीच बातें हो ही रही होती है कि तभी अचानक मिस्टर गू के हार्ट में दर्द होने लगता है, जिसके कारण लेमन काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने लगती है और तभी जिंग जिंग उसकी नस को चेक करती है और एक सुई लेकर आती है और उसके सर में लगाती है, जिसके कारण उसका हार्ट पेन रुक जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू को उसके रूम में लेटा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो लेमन से पूछता है कि अगर मैं तुमसे दूर चला जाऊँगा तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। जहाँ पर वो कहती है डैडी भला आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं क्योंकि कोई चाहता है कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, कोई चाहता है कि मेरा और तुम्हारी मॉम का डिवोर्स हो जाए। जहाँ पर जिंग जिंग अपने मन में सोचती है कि इसे कैसे पता चल गया कि मैं इससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। जहाँ पर फिर मिस्टर गू जिंग जिंग से पूछते हैं क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। जहाँ पर जिंग जिंग कहती है नहीं। फिर जिंग जिंग अपने मन में सोचती है क्यों ना मिस्टर गू के लिए एक मेडिसिन बनाऊँ और उसके बदले में मैं उन्हें तलाक ले लूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू को उसके घर का कैमरा चेक करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिंग जिंग रात के समय छुपकर घर से कहीं जा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक नीलामी का सीन देखते हैं जहाँ पर जिंग जिंग भी आई होती है और वो यहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी लेने आई होती है जिससे वो मिस्टर गू की बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सके। और यहाँ पर मिस्टर गू को भी देखा जाता है जो कि नीलामी में आए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर जू ने बताता है कि यहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके इस्तेमाल से किसी की भी याददाश्त वापस आ जाती है और कुछ समय बाद वहाँ से नीलामी चालू हो जाती है, जहाँ पर सभी अपने हिसाब से बोली लगा रहे होते हैं। इसी बीच जिंग जिंग और मिस्टर गू के बीच में बोली लगाने का कंपटीशन चालू हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं। यहाँ पर जिंग जिंग 50 मिलियन की हाईएस्ट बोली लगाती है
और इसी को तोड़ने के लिए मिस्टर गू भी 80 मिलियन का बोली लगा देता है और ये नीलामी यहीं ख़त्म हो जाती है। और इसी चीज़ को देखने के लिए कि ये कौन है जिसने इतना हाईएस्ट बोली लगाया है, तो वो जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ मिस्टर गू है, जहाँ पर मिस्टर गू भी उसे देख लेता है और जिंग भी वहाँ से भागती है। पर पैर नीचे जाते ही मिस्टर जू उसे पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ पर जिंग बताती है कि मैंने बाहर तुम्हारी कार देखी थी और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। जहाँ पर मिस्टर गू उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जहाँ पर फिर जिंग उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर फिर मिस्टर गू उन्हें बताता है मैंने यहाँ पर एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में सुना था जिसके इस्तेमाल से किसी की भी याददाश्त वापस आ जाती है। जिसको सुनने के बाद वो हैरान होती है और कहती है क्या मिस्टर गू मेरे लिए यहाँ पे आए थे। फिर सीन चेंज होता है और हमें जिंग को सड़क के किनारे पर अकेले किसी से फ़ोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई जिंग से कहता है कि जल्दी से अपना ये खेल ख़त्म करो क्योंकि ये जल्द ही सबको पता चल जाएगा। तभी जिंग को एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो फ़ोन कट कर देती है और बाइक में बैठकर आगे चलने लगती है। जहाँ पर फिर वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जिंग का पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जिंग तक अपनी बाइक को रोक देता है, जहाँ पर सभी कहते हैं कि तुम भाग क्यों नहीं रही हो और फिर वह सभी एक एक करके जिंग के लिए गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और हमें पता चलता है कि जिंग ने वहाँ में एक एक करके सभी को पूरी तरीके से पीट दिया है। तभी उनमें से एक आदमी खड़ा होता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे बड़े भाई का इस पूरे चीन में नाम चलता है। और फिर वह अपने भाई को कॉल लगाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर उसके भाई का कॉल आता है जो बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे साथियों के ऊपर हाथ उठाने की। तभी वहाँ पर जिंग अपना फेस दिखाती है जिसके कारण वह आदमी डर जाता है और जिंग के पैरों में गिर जाता है, जहाँ पर उसका साथी बोलता है कि आपके सामने ये क्यों गिर रहे हैं, जहाँ पर वो बताता है कि ये मेरी मास्टर है और इसी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। जिंग उसके ऊपर गुस्सा करती है और कहती है ये लोग मुझे यहाँ पर किडनैप करने आए थे और उसे धक्का देती है, जहाँ पर वह खड़ा होता है और कहता है ये मैंने नहीं किया था, उन्होंने खुद ही अपने से किया था। जहाँ पर वो कहता है मुझे एक और मौका दिया जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जहाँ पर वो कहती है ठीक है पर इसके लिए तुम्हें कानून को पूरा सबूत देना होगा। फिर अपने साथियों को वहाँ से भगा देता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आते हैं, जिसको देखकर जिंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। जहाँ पर मिस्टर गू उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं, उसके लोगों को वहाँ पर रोक देते हैं। फिर मिस्टर गू जिंग को अपनी कार के पास ले आता है, जहाँ पर जिंग उससे पूछती है तुम यहाँ क्या करना चाहते हो। जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी तो तुम इस तरह नाटक क्यों कर रही थी। जहाँ पर जिंग कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी, इसीलिए मैं ऐसा कर रही थी। इसको सुनकर मिस्टर गू उसे किस कर लेता है, जहाँ पर वो उसे अपने से दूर करती है और उसे कहती है तुम्हें क्या पता 5 साल पहले तो तुमने मुझे छोड़ दिया था, उसके बाद मुझे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, मुझे अकेले ही लिटिल लेमन को पालना पड़ा और अपने माता पिता को कष्ट देना पड़ा। जहाँ पर मिस्टर गू कहता है हाँ पहले मैं केवल अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था पर अब तुम मुझ पर विश्वास करो, अब मैं वैसा नहीं हूँ। लेमन निर्दोष है और मैं उसे अपना घर और सब कुछ देना चाहता हूँ। जहाँ पर जिंग कहती है क्या सच में तुम मेरे पति बनना चाहते हो। जहाँ पर वो उसे बड़ी अजीब तरीके से देखते हैं और फिर मिस्टर गू कहता है क्या तुम मुझे अपना सरोगेट हस्बैंड बनाना चाहती हो। जिस पर जिंग कहती है हाँ अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो तुम्हें 100 अंक मिल जाएंगे, तो मैं तुम्हें अपना पति बना लूँगी। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ पर मिस्टर गू जिंग को अपनी गोद में उठाकर घर ले आते हैं, जहाँ पर वह कहती है कि मुझे चलना आता है, मैं चल सकती हूँ। कि तभी वहाँ में लेमन आ जाती है, जिसको देखकर जिंग मिस्टर गू से कहती है तुम अपना अंक बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो। इसको सुनकर फिर मिस्टर गू से उतार देता है, जहाँ पर फिर जिंग लेमन से बात करती है, जहाँ पर फिर लेमन कहती है कि क्या मॉम आप ठीक हो गई हो। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम जिंग को देखते हैं जो कि सोने के लिए जा रही होती है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर गू आ जाते हैं और उसके दरवाजे में खड़े हो जाते हैं और उसे जाने से रोकते हैं, जिसके कारण से बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर अगले सीन में हम मिस्टर गू को देखते हैं जो कि फ़ोन में मिस्टर जू से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर जू ने बताते हैं कि फाइनली उन सभी को पकड़ लिया गया है जिन्होंने जिंग के ऊपर हमला किया था, इसमें किया भी शामिल है। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देते हैं और सीन चेंज होता है और हम उन तीनों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर जिंग लेमन को स्टोरी सुना रही होती है और इसी बीच मिस्टर गू भी जिंग का हाथ पकड़ लेता है, जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है क्योंकि कुछ समय बाद लेमन सो जाती है। इसके बाद वो दोनों भी सोने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर फिर जिंग मिस्टर गू को दरवाजे से रोक देती है
जहाँ पर मिस्टर जू कहते हैं नहीं लगता कि अपने पति को और भी ज़्यादा आजमाना चाहिए, और यहीं में सीन कट हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्ची लेमन से पूछती है वह आदमी कौन है जो तुम्हें उस समय से देख रहा है, जहाँ पर लेमन बताती है वो मेरे पिताजी है। जहाँ पर एक लड़का बोलता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने पहले ही सुना था कि तुम्हारा कोई डैडी नहीं है। वे मिस्टर गू लेमन के पास आते हैं और उसे अपने गोद में उठाते हैं और उसके साथियों के साथ कहते हैं क्या लेमन तुम्हारी क्लासमेट है, आगे से तुम लेमन का ध्यान रखना। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो मिस्टर गू को देखकर कहता है कि आप गू ग्रुप के चेयरमैन है ना। फिर वह अपने बेटे को कहता है कि लेमन से माफ़ी मांगो, और यहाँ पर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लेमन गाड़ी में बैठी होती है, और तभी मिस्टर जू वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लेमन कहती है कि आप बहुत अच्छे पापा हो और अब से कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। जहाँ पर मिस्टर जू कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, पर तुम्हारी माँ इसके लिए तैयार नहीं है, क्या आप अपनी डैडी की हेल्प कर सकती हैं। जहाँ पर वो कहती है हाँ मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। पर फिर सीन चेंज होता है और हम लेमन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से कहती है आपने ये कपड़े तो मेरी क्लासमेट की जन्मदिन पर पहना था। जहाँ पर जिंग जिंग कहती है ये कपड़ा तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लेमन अपनी मॉम को लेकर एक पार्क में पहुँच जाती है, जहाँ पर फिर जिंग जिंग कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो। जहाँ पर लेमन कहती है आपको अभी पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर मिस्टर गू एक फूल लेकर आते हैं कि तभी वहाँ पर लेमन भाग जाती है। तभी मिस्टर गू अच्छे से जिंग जिंग को बहुत ही प्यार से प्रपोज करते हैं, जहाँ पर वह भी इससे पिघल जाती है और उसे एक्सेप्ट कर लेती है। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंग जिंग अपने कैबिन में बैठी होती है कि तभी मिस्टर बीन आते हैं जो जिंग जिंग को इतने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो। जहाँ पर फिर जिंग जिंग कहती है ये तुम नहीं समझोगे, ये प्यार की बातें हैं, ये बातें तुम तब समझोगे जब तुम मेरे लिए भाभी लेकर आओगे। जहाँ पर फिर मिस्टर बीन जिंग जिंग को शू ग्रुप का फाइल देते हैं, जहाँ पर फिर वो उस फाइल को देखकर जिंग जिंग कहती है कि फाइनली लालची सांप ने हाथी को निकल लिया। तभी वहाँ पर जिंग जिंग का सेक्रेटरी आता है और कहता है कि मिस्टर गू आ चुके हैं। जहाँ पर जिंग जिंग कहती है कौन मिस्टर गू। जहाँ पर वो बताता है कि आपके पति। इसको सुनकर वो डर जाती है और छपकने लगती है। जहाँ पर मिस्टर बीन कहते हैं तुम इस तरह छुप क्यों रही हो, क्या वो जानता नहीं है कि तुम एक ग्रुप के अध्यक्ष हो। यहाँ पर फिर वो खड़ी होती है और अपने सेक्रेटरी से कहती है कि उसे मीटिंग रूम में वेट करने के लिए कहो। फिर सीन चेंज होता है और हम मिस्टर गू को मीटिंग रूम में आते हुए देखते हैं, और फिर वो उससे कहता है कि अभी अध्यक्ष किसी मीटिंग में फंसी हुई है इसीलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी। जहाँ पर मिस्टर गू कहते हैं देखो मैं इस प्रोजेक्ट में पूरे 15 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला हूँ और मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, पर अभी तक मैंने आपकी कंपनी के चेयरमैन को नहीं देखा। जो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं आपको उससे मिलवा देता, पर अभी अध्यक्ष कहीं बाहर गए हैं। जहाँ पर फिर मिस्टर गू कहते हैं ठीक है, पर जब वो फ्री हो जाए तो मैं आ जाऊँगा। और जैसे ही मिस्टर गू वहाँ से जा रहा होता है तभी दरवाज़ा खुलता है और हम लोग वहाँ पर जिंग जिंग को देखते हैं जो कि अपना फेस बदलकर यहाँ पर आई होती है और मिस्टर गू से कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर गू मुझसे मिलना चाहते हैं और उसके बाद ही वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करेंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। फिर जिंग जिंग उससे हाथ मिलाती है और उसे बैठने के लिए कहती है। यहाँ पर जिंग जिंग कहती है कि आपको हमारी कंपनी को लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पर फिर मिस्टर गू कहता है मुझे कंपनी को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे आपको लेकर एक क्वेश्चन है, आपका चेहरा क्यों मुझे अपने दोस्त की तरह लगता है। जहाँ पर फिर जिंग जिंग कहती है कि क्यों आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी वहाँ पर गू उसके नकली बालों को निकाल देता है। यहाँ पर उसके सामने जिंग जिंग की सच्चाई आ जाती है। जहाँ पर जिंग जिंग मिस्टर गू से पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूँ। जहाँ पर वो कहते हैं कि जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मैं तुम्हारी स्मेल से तुम्हें पहचान लेता हूँ। तभी वह दोनों काफ़ी रोमांटिक होने लगते हैं, जिसके कारण मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो बहुत ही गुस्से में कंपनी में घुसते हैं और मिस्टर लू से पूछते हैं कि उन्होंने उसके साथ इस डील को क्यों तोड़ा। जहाँ पर मिस्टर लू ने कहते हैं कि साथ ये डील करना काफ़ी रिस्की है क्योंकि आपके पास शू ग्रुप का ज़्यादा शेयर नहीं है। जहाँ पर मिस्टर गू पूरी कॉन्फिडेंट में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे पास पूरे शू ग्रुप का आधे से ज़्यादा शेयर है। जहाँ पर फिर मिस्टर लू उन्हें कहते हैं कि एक बार आप अपनी बीवी और बेटी से पूछ लो, और वे उन्हें एक फ़ाइल दिखाते हैं और उन्हें पता चलता है कि 1 महीने पहले ही उनकी बीवी और बेटी ने अपने शेयर को गिरवी रख दिया था, जिसको जानने के बाद वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं। मिस्टर लू से कहते हैं कि जिंग जिंग इस शेयर को नहीं संभाल पाएगी क्योंकि वो पागल है। कि तभी वहाँ पर ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से जिंग जिंग आती है और कहती है कि
आपने कहा कि मैं शेर को नहीं संभाल पाऊंगी। तब मिस्टर गू उस चेयर से उठ जाते हैं। तभी वो जिंग जिंग वहाँ बैठ जाती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और उन्हें पता चलता है कि शिव ग्रुप की चेयरमैन कोई नहीं बल्कि जिंग जिंग ही है। जिसके बाद वो सारे जिंग जिंग के ऊपर चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं और इस सब से परेशान होकर जिंग जिंग उन्हें ऑफिस से बाहर निकालने को कह देती है, जहाँ पर बीवी और बेटी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर वो ये शेयर नहीं गिरवी रखती तो आज हमें ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। तभी वहाँ पर जिंग जिंग की मम्मी और पापा आ जाते हैं और उन्हें इस तरह नए नए कपड़े को पहनता हुआ देखकर मिस्टर गू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनका गला पकड़ने लगते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। जहाँ पर फिर जिंग जिंग की मॉम कैसे भी करके अपने पति का गला छुड़ाती है और उन्हें टोन मारने लगती है, जिसके कारण मिस्टर शू को छोटा सा हार्ट पेन चालू हो जाता है। इसके बाद वे दोनों माँ बेटी उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। तभी यहाँ जिंग जिंग भी आ जाती है और उनसे पूछती है क्या वे तुम्हें परेशान कर रहे थे। तभी यहाँ पर मिस्टर गू और लेमन भी आ जाती है, जहाँ में मिस्टर गू कहते हैं कि मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है। जहाँ पर लेमन कहती है इस बार मैं अपनी मॉम की शादी में फूलों वाला कपड़ा पहनूंगी।